क्योंकि जब आप इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री पढ़ते हो तब आपको ये टॉपिक पढ़ना पड़ता है, क्योंकि कुल मिला के टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक एक बात पर मैं जो अपने मेन पॉइंट पर बातें करूंगा, इजी लैंग्वेज के अंदर आपको समझाने की मैं कोशिश। रेनेसा की क्या वैल्यू है, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर में क्या है रेनेसा, पर जब तक आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पता नहीं रहेगी कि रेनेसा क्या था, तो आप शायद मेरे अकॉर्डिंग आप इसको नहीं पढ़ पाओगे। तो हम चलते हैं सीधा कि रेनेसा क्या है, हम उस पॉइंट पर चलते हैं। देखिए, रेनेसा, द वर्ड रेनेसा इज ए फ्रेंच वर्ड विच मीन्स रीबर्थ। रेनेसा एक फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है रीबर्थ। रीबर्थ यानी कि बर्थ और रीबर्थ, पुनर्जागरण। तो किस चीज का पुनर्जागरण, ऐसी क्या चीज थी इससे पहले, किस चीज का पुनर्जागरण हुआ? अगर पुनर्जागरण है तो पहले भी कोई बर्थ हुआ होगा, उसके बाद में बिल्कुल हुआ ये था कि हम जब हिस्ट्री देखते हैं तो हम देखते हैं कि एंशिएंट टाइम, फिर आता है आपकी डार्क एज, फिर आपकी मॉडर्न एज आती है। हिस्ट्री को अपने बांटते हैं पूरा एंशिएंट टाइम, फिर बीच की मिडिल एज और फिर आपका मॉडर्न एज। मिडिल एज में क्या हुआ था कि जो पहले जो एंशिएंट टाइम में जो हमारी वेल नोन पर्सनैलिटीज हैं, जैसे अरिस्टोटल, प्लेटो, जो बहुत हम पढ़े लिखे लोग जिनको मानते हैं, उन लोगों ने बहुत कुछ लिखा था एंशिएंट टाइम पे। पर बाद में लोगों ने कुछ ज्यादा इन्वेंशंस नहीं की, सिर्फ उनको पढ़ा, आगे कुछ अपनी कुछ डेवलपमेंट्स नहीं की। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि जो लर्निंग थी वो सो गई थी। इस एज में आकर जब लोगों ने दोबारा एंशिएंट टाइम के लिटरेचर को, कल्चर को पढ़ना शुरू किया, इसलिए उस एज का नाम पड़ गया रीबर्थ, यानी कि रेनेसा, पुनर्जागरण। जब वर्ल्ड की हिस्ट्री में देखते हैं तो रेनेसा का हमें पता चलता है कि कुछ लोग इटली के अंदर आए थे, जब उनकी जो सिटी थी वहां पर उन पर अटैक होता है, तो अपने साथ कुछ किताबें, ग्रीक वाले और रोम की किताबें लेकर इटली में आते हैं। इटली में शायद उनको वो जगह थोड़ी सी फ्रीडम ज्यादा थी वहां पर लिखने की, पढ़ने की, एजुकेशन की, तो वहां लोग आए, वहां बैठकर उन लोगों ने ग्रीस का, रोम का, इटली वो लिटरेचर को पढ़ा, एंशिएंट कल्चर को पढ़ा। फिर वहां से इटली से ये लिटरेचर चला, पहले इटली के अंदर, पूरी इटली में फैल गया। इटली में भी अगर मैं बात करूं तो फ्लोरेंस शहर, सिटी जो इनकी इटली की है, वहां पर, वहां से फिर यूरोप की तरफ बढ़ा। यूरोप के अंदर बहुत सारी कंट्रीज आती हैं, स्पेन आता है, जर्मनी आता है, आपका इंग्लैंड आता है। तो इंग्लैंड में तो रेनेसा बहुत लेट जाके आया। इस साइड में आपको सिर्फ इतना समझना है, यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है कि रेनेसा फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग है रीबर्थ। इट रेफर्स पर्टिकुलरली टू ए रिनाउंड इंटरेस्ट इन क्लासिकल लर्निंग, द राइटिंग्स ऑफ एंशिएंट ग्रीक एंड रोम। इसमें लोगों का इंटरेस्ट क्लासिकल लर्निंग की तरफ बढ़ा, स्पेशली ग्रीक की और रोम की जो राइटिंग थी उनकी तरफ। अब आते हैं कि रेनेसा। रेनेसा वाज ए कल्चरल मूवमेंट दैट स्टार्टेड इन इटली एंड स्प्रेड ऑल ओवर यूरोप। मैंने आपको पहले बता दिया कि ये शुरू होता है इटली से, और इटली से ये फैलता है बाकी यूरोप की कंट्रीज के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज में। इट इज कंसीडर्ड टू बी द डिवीजन बिटवीन द मिडिल एज एंड द मॉडर्न एज। मिडिल एज थी और बाद में मॉडर्न एज थी, इनके बीच में जो आया वो रेनेसा, क्योंकि रेनेसा से ही आपकी मॉडर्न एज शुरू हो जाएगी। मॉडर्न एज क्या है? मॉडर्न की नई टेक्नोलॉजी, नई इन्वेंशन होने लगी, हम आगे देखेंगे। यहाँ पे आपको दो पॉइंट नोट करने हैं कि इटली में स्टार्ट हुआ और यूरोप में फैल गया, और इसको आप डिवीजन के रूप में देखते हो। कौन सी दो एज के बीच में? मिडिल एज और मॉडर्न एज। ठीक है, आगे चलते हैं। रेनेसा, द थिंकर्स ऑफ दिस पीरियड आल्सो कॉल्ड ह्यूमनिस्टिक। इस टाइम के जो थिंकर थे उन्हें ह्यूमनिस्टिक्स कहा जाता है, क्योंकि जब मैंने बताया कि मिडिल एज और उससे पहले मिडिल एज जिसे डार्क एज कहते हैं, उस टाइम चर्च यानी कि गॉड की प्रेफरेंस थोड़ी ज्यादा थी। लोग भगवान को ज्यादा मानते थे, पुजारियों को ज्यादा मानते थे, कुछ न्यू इन्वेंशन नहीं हो रही थी। बट रेनेसा के अंदर जो थिंकर थे उन्होंने ह्यूमन, इंसान को सेंटर में रखा, ह्यूमन को, ह्यूमन की नीड के अकॉर्डिंग उन्होंने न्यू इन्वेंशंस की। बिलीव्ड दैट द मैन शुड बी द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। तो रेनेसा के अंदर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी क्या था? ह्यूमन, एंड नॉट गॉड। गॉड नहीं था, तो गॉड का था इससे जो पहले एज थी डार्क एज, वो गॉड थी। लोग भगवान को मानते थे, अच्छी बात मानना चाहिए, आदमी मानते हैं, बट सिर्फ गॉड को लेकर सारी की सारी चीजें गॉड पर रख देना, इंसान कुछ भी ना करे, ये गलत है। तो थॉट ये कि जो खुद की सहायता नहीं करते उनकी सहायता भगवान भी नहीं करते। एज द चर्च हैड थॉट ड्यूरिंग द मिडिल पीरियड, मिडिल टाइम पे चर्च की मेन भूमिका थी। अब इस टाइम क्या हुआ कि कुछ इन्वेंशन हुई, अपने लिए जो काम किया हुआ प्रिंटिंग प्रेस, क्योंकि लिटरेचर पढ़ रहे हैं, लिटरेचर में किताबें लिखी जाएगी, बुक्स लिखी जाएंगी, और बुक को प्रिंट करने के लिए प्रिंटिंग प्रेस चाहिए होगा। तो प्रिंटिंग प्रेस जिन्होंने इन्वेंट की वो थे आपके जॉन्स गुटेनबर्ग। आप एसएसटी में या एसएजी के रूप में इनको जानते हो। जॉन्स गुटेनबर्ग इज credited now with inventing the first printing press in Germany around 1400। देखिए 1400 के तकरीबन जॉन गुटेनबर्ग ने जर्मनी में प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किया। By 1476 विलियम टेक्सटन had his own printing press up and running in the Westminster England। देखिए कोई वर्ड में पूछे तो वही जॉन गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस बनाई थी, बट इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किसने करवाया? इंग्लैंड के अंदर कौन सा बंदा है जो इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस को लेके आया? वो था विलियम टेक्सटन। ये थोड़ा पॉइंट नोट करने वाला है, क्योंकि हम जॉन गुटेनबर्ग और विलियम टेक्सटन में कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर समझ लीजिए, जॉन गुटेनबर्ग ने तो पहले इस प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया, इंग्लैंड में कौन लेके आया? वो था विलियम टेक्सटन, और कब? 1476। क्योंकि हमें तो लिटरेचर पढ़ना, लिटरेचर में इंग्लैंड पढ़ेंगे, हम तो इंग्लैंड में पहुंचना कुल मिला के, इंग्लिश के स्टूडेंट होने के नाते। आगे चलते हैं, ये देखिए पिक आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपकी द प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, आगे चलिए, प्रिंटिंग प्रेस के बारे में थोड़ा और पढ़ लीजिए। द प्रिंटिंग प्रेस, विलियम टेक्सटन वाज द पर्सन हु इंट्रोड्यूस्ड प्रिंटिंग इन इंग्लैंड बिफोर दैट। इससे पहले तो इस बंदे ने जब प्रिंटिंग प्रेस इंग्लैंड में लेकर, उससे पहले क्या था? द बुक्स वर रिटन आउट इन लॉन्ग हैंड, व्हाट मीन बाय वेरी स्लो जॉक। हाथ से किताबें लिखी जाती थी, बहुत ही डिफिकल्ट केवल किताबें। तो प्रिंटिंग प्रेस ने क्रांति ला दी है, कह दो, क्योंकि किताबें पब्लिश होने लग जाएंगी। आगे चलते हैं, ये थे आपके विलियम टेक्सटन। इनको, इनकी फोटो तस्वीर अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि लिटरेचर में तो इनका नाम अपने को देखना है, विलियम टेक्सटन। आगे चलते हैं, ये देखिए द आर्टिकल और द हिस्टोरी ऑफ द टॉय प्रिंटेड इन, ये बुक जो पब्लिश की गई थी उसका पेज है, जो प्रिंट की गई थी टेक्सटन वाले प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा। अब आते हैं कि थॉमस मोर, जो कि अब हम इंग्लैंड में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आपको थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा कि जब इंग्लिश आप पढ़ते हो, लिटरेचर इतना पहले पढ़ना आपको इंग्लिश लिटरेचर में, तो एक याद रखना 1485 इनकी 1485 क्या हुआ था कि तब ट्यूडर डायनेस्टी इंग्लैंड के अंदर आई, क्योंकि इंग्लैंड वालों ने स्पेन वालों को हरा दिया। अब इंग्लैंड का जो किंग बना था वो बना था किंग हेनरी सेवंथ। ये ट्यूडर डायनेस्टी के नाम से इनको जाना जाता है। किंग हेनरी सेवंथ के बाद उसका बेटा गद्दी पर बैठेगा, किंग हेनरी एट्थ। फिर मैरी फर्स्ट आएगी, मैरी फर्स्ट को एलिजाबेथ फर्स्ट गद्दी से हटा देगी, और एलिजाबेथ गद्दी पर बैठ जाएगी, और आपकी एज शुरू हो जाएगी एलिजाबेथ एज, जिसमें आप बड़े बड़े नाम जानते हो, विलियम शेक्सपियर, वो अपने आगे देखेंगे। यहाँ पे एक नाम आ रहा है थॉमस मोर का। इनका टाइम पीरियड था 1480 और डेथ हुई थी
1535. Thomas More was is considered one of the greatest of all English humanists, mainly for the book Utopia, written in Latin, in which were about an imaginary Iceland where everything is perfect. यहाँ पे आपको पूरी लाइन याद नहीं करनी, सिर्फ इतना दिमाग रखना कि थॉमस मोर ने किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था यूटोपिया। यूटोपिया किस लैंग्वेज के अंदर लिखी है? लैटिन। इटली से लिखना है, इटली से निकल गया है, लोग तो इटली से है ना, इटालियन लिटरेचर वहीं से, लैटिन वर्ड, लैटिन के अंदर लिखी गई थी यूटोपिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थॉमस मोर की यूटोपिया, यूटोपिया थॉमस मोर की। आगे आपको दिखाऊंगा कौन है। ये देखिए अब यूटोपिया क्या था, हम स्टोरी पढ़ लेते थोड़ा सा। यूटोपिया मींस नो हियर, नाउ हियर इज अ ग्रीक थॉमस न्यू एंड क्लियरली दैट सच ए आइसलैंड कुड नेवर एग्जिस्ट। यानी कि इसमें एक जगह का नाम है जो रियल में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, उस जगह पर इसने बुक लिखी थी। द ड्रीम ऑफ ए प्लेस वेयर हैपनिंग रीजंस एंड सो इज वैनिश्ड इन मोस्ट प्रेसिडेंट ऑफ ह्यूमन fantasies and become a recurrent theme in the many other British literature works। इसको देख के बाकी लोगों ने इस थीम को लेकर बहुत सी कहानियां लिखी। इतना नहीं देखना, बस हमको दिमाग में रखना कि थॉमस मोर की यूटोपिया लेटिन में लिखी गई। ये देखिए ये बुक है और ये आपकी थॉमस मोर है। इधर जो बैठे थॉमस मोर, इधर आपका यूटोपिया की बुक। और देखिए इटालियन जेनिसिस ऑफ रेनेसां राइटिंग, कुछ इटालियन जीनियस थे रेनेसां राइटिंग टाइम के, जैसे कि माचियावेली पब्लिश एक बुक पब्लिश करवाई थी द प्रिंस। बस इनका नाम याद रखना और ईयर याद इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना रेतो ठीक है ना, रेतो ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं। बाइबल, हाँ ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाइबल, देखो बाइबल को इसको 1604 के अंदर, क्योंकि 1603 के अंदर एलिजाबेथ की डेथ होती है। जेम्स फर्स्ट, जब जैकोबिन एज पढ़ेंगे तब उसमें देखो बताऊंगा नहीं तो थोड़ा सा आप यहाँ पे देख सकते हो कि रेनेसां पढ़े तो रेनेसां के अंदर ये चीज आती है। किंग जेम्स फर्स्ट, जिनके नाम पे जैकोबिन एज आएगी। हमारा जो अगला टॉपिक है वो मेटाफिजिकल पोएट्री रहेगी। मेटाफिजिकल पोएट्री के बाद में हमारी थर्ड वीडियो रहेगी जैकोबिन एज, उसमें बताऊंगा कि किंग जेम्स की क्या कहानी है। इन्होंने ऑर्डर दिया था 47 स्कॉलर्स को प्रोड्यूस ए ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल टू सर्व एज द ऑफिशियल वन ऑफ द एंग्लिशियन सो कॉल्ड किंग जेम्स बाइबल। इन्होंने अपने साथ वालों को ये काम दिया कि आप ट्रांसलेशन कीजिए बाइबल का, तो जो बाइबल निकल के उसका नाम पड़ गया किंग जेम्स बाइबल। ये आपकी किंग जेम्स की बाइबल, इट वाज पब्लिश्ड इन 1611 एंड कंसीडर्ड द मास्टरपीस ऑफ इंग्लिश प्रोज। कोई पूछ ले कि मास्टरपीस कौन सा है इंग्लिश प्रोज का, तो किंग जेम्स की बाइबल। अब कुछ राइटर्स हैं, हम उनके एक बारे में देखेंगे आगे। देखिए ग्रेट राइटर्स फ्रॉम द रेनेसां पीरियड, क्रिस्टोफर मार्लो, सर वाल्टर रेंज, रॉबर्ट हैगनिक, एंड्रू मार्वल, विलियम शेक्सपियर, जॉन बेन जॉनसन, फ्रांसिस बैकन, जॉन मिल्टन, जॉन बायरन, एडमंड स्पेंसर, सर जॉन सल्किंग, रिचर्ड लवलेस। डिटेल में देखेंगे डोंट वरी, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाई इनके जो फेमस वर्क है उसके बारे में पूछेंगे, क्योंकि वैसे तो रेनेसां कितना पढ़ लोगे, क्योंकि देखो कितनी किताबें कितना कुछ आप पूछते हैं या फिर ये वर्क किस बंदे ने लिखा है रेनेसां ने, ठीक है ना। आगे देखेंगे। अब हमारा जो मेन टॉपिक यहाँ से शुरू होता है। अभी तक हमने जो रेनेसां को देखा कि रेनेसां क्या है, हालांकि मैंने डिटेल के अंदर सारा कुछ नहीं बताया, क्योंकि फिर अपनी वीडियो ये बन जाती है कि रेनेसां क्या है। वो तो हर एक बंदा पढ़ता है, एसएसटी वाले पढ़ते हैं, सोशल साइंस वाले पढ़ते हैं, रेनेसां क्या साइंस वाले पढ़ते हैं, वो समझाने के लिए तभी रेनेसां क्या था। रेनेसां में अपने काम की चीजें क्या थी मैंने वो उठाई थी वहां पे। अब अपने जो मेन पॉइंट है यहाँ से शुरू होता है एज ए इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट, द रेनेसां इन इंग्लिश लिटरेचर। तो सबसे टाइम देख लीजिए 1485 से लेकर 1625, 1485 से लेकर 1625 तक। मेनली तो ये कहा जाएगा आपको कि ये 15th सेंचुरी में शुरू हुआ, सॉरी इंग्लैंड की बात की तो लेट 15th सेंचुरी और अर्ली 17th सेंचुरी, बट एग्जैक्ट टाइम ये है कि 1485 टाइम की मैंने आपको पहले बता दिया, क्योंकि वॉर ऑफ रोजेस इस टाइम पे हुई थी। वॉर ऑफ रोजेस, इसमें क्या था कि इंग्लैंड ने स्पेन को हराया था इस टाइम पे, और इंग्लैंड का राजा बना था किंग हेनरी सेवंथ। किंग हेनरी सेवंथ, सेवंथ के बाद में कौन राजा बनेगा? किंग हेनरी एट्थ। एट्थ के बाद में कौन बनेगी? मैरी फर्स्ट। मैरी फर्स्ट के बाद में कौन बनेगी? एलिजाबेथ फर्स्ट। जहां से अपनी एज होती है एलिजाबेथन एज, वो 1603 के अंदर उसकी डेथ हो जाएगी। 1603 के अंदर एलिजाबेथ की शादी नहीं हुई थी, कोई उनकी संतान नहीं थी, तो आगे जो गद्दी पर बैठा वो बैठा जेम्स फर्स्ट, और जेम्स फर्स्ट से आपकी एज शुरू होती है जैकोबिन एज, जो कि हमारी थर्ड वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। फिर आपकी कैरोलिन एज, न्यू क्लासिकल एज, ऐसे आप इंग्लिश लिटरेचर हिस्ट्री पढ़ते चले जाते हो। मैं थोड़ा सा आपको राजाओं के बारे में बता दिया ताकि आगे प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। अब देखिए हम अब इंग्लैंड में क्या कुछ हुआ, यहाँ पे हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। द रेनेसां रीबर्थ इन फ्रेंच, मैंने आपको पहले बता दिया, एक टाइम ऑफ एक्शन, इन्वेंशन एंड डिस्कवरी। बहुत सारे एक्शंस हुए, इन्वेंशंस हुई, डिस्कवरी की गई। व्यूज एंड वैल्यूज, इस टाइम जो रेनेसां है लिटरेचर में, इसके क्या व्यूज है, क्या इसकी वैल्यू थी। एक तो इसमें ह्यूमनिज्म को पहल दी गई, पहले बात करें, क्योंकि मेन सेंटर ह्यूमन था, तो ह्यूमनिज्म, फिर इंडिविजुअलिज्म और एनर्जी, ऑप्टिमिज्म, सेल्फ अवेयरनेस, प्राइड इन नेशन, ये कुछ इसके व्यूज थे और वैल्यू थी। रेनेसां हीरो, जो रेनेसां का हीरो था, उनके जो मेन पढ़े लिखे बंदे थे, उनकी क्या क्वालिटीज थी? वो मल्टी टैलेंटेड थे, सेल्फ डेवलपिंग थे, डिग्निफाइड, ऑनरेबल, वेल एजुकेटेड, गुड इन फाइटिंग एंड पॉलिटिक्स। ये कुछ जो उनके मेन जो भी फेमस पर्सन है उनकी क्वालिटीज। थीम क्या था रेनेसां के टाइम का थीम? थीम ह्यूमन प्राइड, एम्बिशंस, टाइम, डेथ, रिलीजन, सब्जेक्ट्स। रिलीजन तो बाद में उनकी बहुत कम देखने को मिलेगा, मेनली जो पहले जो थीम है इस पे देखने को जो लिटरेचर लिखा गया उसकी थीम ये थी। एलिजाबेथन एज, क्योंकि अब हेनरी सेवंथ के बाद हेनरी एट्थ, फिर आपकी मैरी फर्स्ट। मैरी फर्स्ट के बाद में जो गद्दी पर बैठती है इंग्लैंड के अंदर, द एलिजाबेथन, करना पड़ेगा 1558 से लेकर 1603, क्योंकि 1603 के 90 हो जाएगी डेथ। अब जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी, तो इस एज को जानते हैं एलिजाबेथन एज के नाम से। इसमें आपके बहुत सारे राइटर, पोइट्स, प्लेराइट, विलियम शेक्सपियर जैसे बंदे यहाँ पे आ जाएंगे, कि आपको यहाँ से मेन पढ़ना, क्वेश्चन आता नहीं यही पूछा जाएगा। Named after Queen Elizabeth I, who is regained from the time span of 1558 to 1603, her rule was so long and mysterious that the whole period of history and the magnificent literature it produced came to be turned after her, क्योंकि बहुत सारा लिटरेचर इनके टाइम पे लिखा गया। पीरियड्स में लीकेज का डर हो या स्किन इरिटेशन, कंफर्टेबल होने की एक्टिंग करनी पड़ती है ना। अब एक्टिंग बंद, स्टेफी सिक्योर एक्सेल है। बड़ी किस प्रकार का लिटरेचर उस टाइम पे था? आज हम जैसे मैंने टर्म्स को देखा था, क्या उस टाइम भी ये चीजें थी जो आज हैं? तो देखिए पोएट्रिक ड्रामा था, यानी कि ड्रामा को पोएट्री में लिखा जाता था। आपको कोई नाटक जैसे कि महाभारत होगी, भगवत गीता, रामायण हो गई, ये सारी पोएट्री की फॉर्म में है, तो ड्रामा को पोएट्रिक फॉर्म में लिखा जाता था। और स्पेशली कॉमेडी और ट्रेजेडी, विलियम शेक्सपियर देखेंगे, क्रिस्टोफर मार्लो को देखेंगे, ठीक है, जॉन बेस्टर को देखेंगे, ये सारी की सारी कॉमेडी और ट्रेजेडी। हिस्टोरिकल प्लेस लिखे जाते थे, विलियम शेक्सपियर ने लिखे हैं। सोनेट लिखी जाती थी, ऐसे लिखे जाते थे। सोनेट के अंदर नाम आपका आएगा पेट्रार्कन का, क्योंकि जब मैंने सोनेट पढ़ाई थी मैंने कहा था कि पेट्रार्क नहीं, पेट्रार्क इटली के अंदर हुआ था,
और इतनी सी सोनेट इंग्लिश में इंग्लैंड में आई थी, सर वाइट नाम के अपनी पोएट थे, वाइट, वो लेके आए थे इंग्लिश में, बट ज्यादा लिखी थी शेक्सपियर ने 154। तो सोनेट का आपको पता ही है, चल रही थी। ऐसे के अंदर आपको नाम देखने को मिलेगा फ्रांसिस बैकन, जिनको फादर ऑफ एसेस कहा जाता है, ठीक है। हिस्टोरिकल प्लेज और हिस्ट्री बाइबल की लिखने का बुक लिखी गई थी, उनकी मास्टरपीस कहा जाता है बाइबल का। आगे देखिए बेसिक टर्मिनोलॉजी, मुझे तुरंत याद आपको देखना कि कॉमेडी क्या थी, ट्रेजेडी क्या थी, हिस्टोरिकल प्लेज थी क्या थी। नॉर्मल सी बात बेटा, कॉमेडी बस वो नाटक कह दीजिए, वो ड्रामा कहिए जिसके अंदर किसी की डेथ नहीं होती, ठीक है। ट्रेजेडी जिसमें जो मेन हीरो को मारा जाता है, आज के टाइम पे बात करें इसे समझ सकते हैं। और हिस्टोरिकल प्लेज में हिस्ट्री पर कोई ना कोई नाटक लेके जाते थे। फिर भी आप यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ सकते हो, ए फॉर्म ऑफ लिटरेचर दैट डील्स विद द लाइफ इन ह्यूमरस एंड हिस्टोरिक मैनर, वो कॉमेडी थी। और ट्रेजेडी इज रियल वर्क इन व्हिच द कैरेक्टर इज डिस्ट्रॉयड बाय द फोर्सेस बियॉन्ड हिज और हर कंट्रोल, मतलब जो मेन जो कैरेक्टर था वो कहीं ना कहीं मारा जाता है, उसको दुख को लगा के उसके बाद बुरा चीज बुरी बातें होती है, जैसे मैकबेथ हो गया, विलियम शेक्सपियर का देखिए ड्रामा देखिए, उसके अंदर यही कुछ दिखाया गया। जूलियस सीजर हो गया। हिस्टोरिकल प्लेज के अंदर आपको ये सब जनरल ड्रामा दैट यूजेस हिस्टोरिकल फिगर, ग्रुप ऑफ पीपल इवेंट्स सच एज मैटर। सोनेट मैंने आपको सोनेट की वीडियो बना के भी अपने पढ़ा होगा, देख लेना क्या थी। एक पोएम कंसिस्टिंग ऑफ 40 लाइंस, अनिक मैडम डिस्टर्ब की पोएम, अनिक पैंटम मुझे लिखा जाता था। शेक्सपियर सोनेट थी, पेट्रार्कन इटली वाली थी, इटालियन सोनेट मुझे बोलते हैं, ठीक है। ऐसे क्या थे, ऐसे में आपको नाम देखने को मिलेगा फ्रांसिस बैकन का। बाकी जो चीज आप लिखिए, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, क्योंकि आप वैसे एग्जाम दे रहे हो ना, बीए वगैरह एमए वगैरह, आपको लिखना पड़ता है। मैं तो आपको एमसीक्यू के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, चीजें वहां पे क्या चीजें नोट रखनी क्या नहीं रखनी। नोटेबल ऑथर्स हमने पहले भी देखा था, सर फिलिप सिडनी, एडमंड स्पेंसर, सर वाटर, क्रिस्टोफर मार्लो, सर फ्रांसिस बैकन, विलियम शेक्सपियर। अब चलते हैं एक बंदे में इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे देखेंगे, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि इनकी बायोग्राफी पढ़ने बैठ गए तो वही वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, क्योंकि अलग अलग लिटरेचर स्टूडेंट को आपने कहीं नहीं पढ़ा होता है। यहाँ पे हम सिर्फ ये देखना कि मैं बातें नोट माइंड में कौन सी बातें रखनी है। नोटेबल फॉर पोएट्री, इनको पोएट्री के लिए जाना जाता है और लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लिए इनको जाना जाता है। टाइम पीरियड देखिए 1554 से लेकर 1558 इनकी ओनली, इनकी लिखने का टाइम जो है, ठीक है। शायद यहाँ पे कुछ मिस प्रिंटिंग है तो यहाँ पे देखना भाई, ठीक है। इनकी फेमस भूमिका सारे वर्क इसके देखने हैं, सारे बेटा पढ़ के तो बड़ी बात है, क्योंकि कोई पता नहीं तो कहाँ से पूछ लेगा, आप काम ही आएंगे। पर कुछ फेमस एटलीस्ट ये तो याद होनी चाहिए। तो फिलिप सिडनी की आर्केडिया, डिफेंस ऑफ पोएजी, एरिस्टोटल एंड स्टेला, ये तीन इंपॉर्टेंट है, इनको मत भूलना। बाकी ठीक है, आप अपना हार्ड वर्क कीजिए और देखिए, बट इनको तो नहीं भूलना। आर्केडिया, डिफेंस ऑफ पोएजी, एरिस्टोटल एंड स्टेला। अब बात करते हैं एडमंड स्पेंसर की, इनका टाइम स्पेन आप देख लीजिए 1552 टू 1599, 1599, नॉन एज द प्रिंस ऑफ पोइट्स, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रिंस ऑफ पोइट्स किसे कहा जाता था, एडमंड स्पेंसर को। वो इन्वेंटेड 9 लाइन स्टेंजा, इन्होंने 9 लाइनों का एक स्टेंजा इन्वेंट किया था, जिसे हम स्पेंसरियन स्टेंजा के नाम से जानते हैं। इनके फेमस वर्क द फेरी क्वीन, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क इन इंग्लिश लिटरेचर, फेरी क्वीन, रिटन बाय एडमंड स्पेंसर, और शेपर्ड्स कैलेंडर, ये दो इंपॉर्टेंट है। नीचे आपको स्टेंजा की बात की गई है, ए डिवीजन ऑफ पोएट्री नेम्ड आफ्टर द नंबर ऑफ लाइंस इट कंटेन्स। स्टेंजा क्या होता है, जैसे मान लो कोई पोएम लिखी जा रही है जिसमें एक ही लाइन है तो क्या कहोगे, दो लाइन है तो उनका पेट बोलते हैं, अब तीन लाइन है तो टर्जरी या फिर ट्रिपलेट कहते हैं, 4 लाइनों का स्टेंजा उसे क्वार्टर कहते हैं। ऐसे अपने सुनो बच्चे को हम सेस्टेट बोलते हैं, आपको ऑक्टेट बोलते हैं। तो 9 लाइनों को स्टेंजा को बोलते हैं स्पेंसरियन स्टेंजा। अपने जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड सर वाटर रिंग, इनका टाइम स्पेन आप देख लीजिए। पोएट्री थी, पोएट्री में नाम रखना द लाई, द सोल ऑफ अरेंड, इन्होंने क्लोज भी लिखा था द डिस्कवरी ऑफ एम्पायर ऑफ जीनियाना, ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, क्रिस्टोफर मार्लो, इनका टाइम स्पेन 564 से लेकर 593, नेम्ड बाय द क्रिटिक्स एज द फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी क्रिस्टोफर मार्लो और फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा विलियम शेक्सपियर। ट्रेजेडी इनकी टम्बरलाइन, द ज्यू ऑफ माल्टा, द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द डॉक्टर फॉस्टस, इंपॉर्टेंट वर्क है भाई क्रिस्टोफर मार्लो का, डॉक्टर फॉस्टस। इन्होंने पोएम लिखी थी द फर्स्ट शेपर्ड ऑफ हिज लव। आगे आता है नाम सर फ्रांसिस बैकन का, इनकी एसेज फेमस थे, एसेज एंड द काउंसिल, द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, फेमस कोटेशन, एक बहुत ही फेमस इनकी कोटेशन है, ये थोड़ा ध्यान में रखना, नॉलेज एंड ह्यूमन पावर आर सिनोनिम्स, नॉलेज इज पावर, ठीक है ना। आगे अपना विलियम शेक्सपियर, बहुत बड़ी इनकी बायोग्राफी है, इनके बारे में थोड़ा सा नॉर्मल बात बताऊंगा आपको, क्योंकि अलग से वीडियो बनाई जा सकती है भाई। इन्होंने 36 और 37 प्लेज लिखे थे, ट्रेजेडी, कॉमेडी और हिस्टोरिकल प्लेज। सोनेट आपको बताया हुआ है, तो सोनेट लिखी थी, दो लॉन्ग रेडी पोएम इंपॉर्टेंट है, वीनस एंड एडोनिस और द रेप ऑफ ल्यूक्रेस। विलियम शेक्सपियर के बारे में इनके कुछ ट्रेजेडी है, रोमियो एंड जूलियट, हैमलेट, टिम लियर, मैकबेथ, ओथेलो, जूलियस सीजर, एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा। कॉमेडी इनकी ऑल वेल दैट एंड्स वेल एंड लाइक इट, कॉमेडी ऑफ एरर्स, मर्चेंट ऑफ वेनिस, मैरी, वेल्स ऑफ विडोवर्स, ये सारे आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये आप रोक कर वीडियो को इनको देख लेना, ये इनके कुछ कॉमेडीज हैं और ये इनके हिस्टोरिकल प्ले, किंग जॉन, रिचर्ड सेकंड, रिचर्ड थर्ड, हेनरी फोर्थ, हेनरी सिक्स्थ, ठीक है। ये कुछ और प्लेस, तो ये था अपना भाई रेनेसां इंग्लिश लिटरेचर। तो सीधा हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक रहेगा आज का मेटाफिजिकल पोएट्री एंड डन्स एज मेटाफिजिकल पोएट, यानी कि मेटाफिजिकल पोएट्री क्या है हम इसको देखेंगे, और साथ ही साथ जॉन डन की बायोग्राफी को भी देखेंगे, क्योंकि जहाँ कहीं भी मेटाफिजिकल पोएट्री की बात आती है तो जॉन डन का नाम आता है। तो चलिए बात करते हैं इंट्रोडक्शन। The word metaphysical poetry is a philosophical concept used in literature where poets portray the things, ideas that are beyond the depiction of physical existence. यानी कि मेटाफिजिकल पोएट्री के अंदर ये एक पहले तो एक फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट है। इसमें लिटरेचर में क्या था कि जो पोइट्स होते हैं वो ऐसी चीज़ों के बारे में लिखते हैं जो कि फिजिकल एग्जिस्टेंस से बहुत दूर होती हैं। हम अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब पूरी आगे वीडियो चलती रहेगी तो आपको क्लियर कर दूंगा। एटमोलॉजी देयर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स मेटा एंड फिजिकल इन वर्ड मेटाफिजिकल। अगर हम बात करते हैं कि मेटाफिजिकल, इस वर्ड को देखें तो इस वर्ड के अंदर आपको टू वर्ड्स दिखेंगे, मेटा एंड फिजिकल। अब मेटाफिजिकल पोएट्री के अंदर जो वर्ड देखा था कि मेटाफिजिकल, इसमें जो वर्ड है मेटा का मतलब है बियॉन्ड, हिंदी के अंदर होता है दूर, और फिजिकल क्या है, जितनी भी अपनी सांसारिक चीजें हैं जो हम देख सकते हैं, जो भी एग्जिस्ट करती हैं, वो सारी की सारी चीजें फिजिक्स के अंदर आती हैं। तो मेटाफिजिकल मतलब कि फिजिकल चीजों से दूर। द वर्ड मेटा मींस बियॉन्ड, सो मेटाफिजिकल मीन बियॉन्ड फिजिकल, बियॉन्ड द नॉर्मल एंड ऑर्डिनरी, जो भी नॉर्मल और ऑर्डिनरी चीजें हैं उनसे बियॉन्ड, उनसे दूर की चीजें। The meaning are clear here that it deals with the objects and ideas that are beyond the existence of this physical world. तो मेटाफिजिकल वर्ड आपको समझ में आ गया होगा।
फिजिकल से दूर की बातें जब उस पर पोइट्री लिखी जाएगी, ऐसे टॉपिक जो कि फिजिकल चीजों से दूर हैं, जब वो पोइट्री के अंदर लिखे जाएंगे, तो इस प्रकार की पोइट्री को हम कहते हैं मेटाफिजिकल पोइट्री। अब ये वर्ड मेटाफिजिकल जो पोइट्री का जो कॉन्सेप्ट निकल के आया, इसका ओरिजिन क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम आपको याद रखना है सैमुअल जॉनसन का, क्योंकि सैमुअल जॉनसन की बुक है, बुक का नाम हाईलाइट करते हैं यहाँ पर, लाइफ ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स व्हिच वाज रिटन इन 1179 टू 1781, ऑथर सैमुअल जॉनसन। इस बुक के अंदर इन्होंने क्या किया था, कुछ फेमस पोइट्स की बायोग्राफीज को लिखा था, जैसे कि जॉन डन, एंड्रयू मार्वेल, अब्राहम कॉबले, जॉर्ज हर्बर्ट। तो जब इन्होंने अब्राहम कॉबले की बायोग्राफी को लिखा अपनी बुक के अंदर, उनके बारे में लिख रहे थे, तो वहां पर उन्होंने अब्राहम कॉबले के लिए मेटाफिजिकल वर्ड यूज किया, मेटाफिजिकल पोइट्री ये वर्ड यूज कर लिया कि जो अब्राहम कॉबले वो मेटाफिजिकल पोइट्री से एसोसिएटेड है, इनके जुड़े हुए हैं। ठीक है, he used the term metaphysical poets to define the loose group of the poets of 17th century। ये पोइट्री होते हैं, ये जितने मेटाफिजिकल पोइट्री के अंदर आते हैं, ये अपनी 17th सेंचुरी में आते हैं, यानी कि 1600 से लेकर 1700 के बीच में, और ये टाइम रेनेसां के अंदर आता है। हमने हमारी जो पहली वीडियो रेनेसां थी, तो रेनेसां के अंदर ही आपकी मेटाफिजिकल पोइट्री आती है। और जब ये लोग लिख रहे थे तो इनको पता भी नहीं था कि हम मेटाफिजिकल पोइट्री में आएंगे, क्योंकि इनके डेथ होने के बाद, इनके टाइम के बाद आगे चलकर सैमुअल जॉनसन ने अपनी बुक के अंदर लिखा था कि आगे 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 वाली एज में जाकर, इसका मतलब जॉन डन, अब्राहम कॉबले, एंड्रयू मार्वेल, इनको पता नहीं था कि हम मेटाफिजिकल पोइट्री के अंदर आते हैं, क्योंकि टर्म बाद में निकल के आई है।